ओके, आज समझते हैं क्लास 9 का ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें हम समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए, मोमेंटम से पहले हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे, इनर्शिया के बारे में जाने थे और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाने थे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। बहुत ही सिंपल है और आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि फिजिक्स जो होता है, जो नेचर में हो रहा है, जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिस पे ध्यान भी आप नहीं देते हैं, लेकिन फिजिक्स जो होता है उसके अंदर डीपली जाता है, उस चीज़ को देखता है, समझता है बहुत ही गहराई में जाकर, वही चीज़ आपको पढ़ाया जाता है जो आपके अगल बगल सब कुछ हो रहा है। तो उसी चीज़ को आपको इमेजिन करना है, समझना है। मोमेंटम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी से पूछ दिया जाए मोमेंटम के बारे में, इनर्शिया के बारे में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ के नियम के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है लोगों को इसको समझाने में। तो मोमेंटम जो होता है कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखा है इसका पढ़ लेते हैं क्या है। तो मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट that is the product of its mass and velocity. Its SI unit is kg meter per second. It is a vector quantity and momentum को p से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मैंने जो डिफिनेशन था उसको पढ़ दिया। बाकी इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये चीज़ होता क्या है। देखिए, आप कभी गौर करते हैं कि एक टेनिस बॉल को जब मारना होता है तो बैडमिंटन जो होता है उसको कैसे, उस रैकेट को हम लोग पीछे ले जाते हैं और पीछे ले जाने के बाद उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। पहले बैक ले जाते हैं, उसके बाद उसको हिट करते हैं। कभी आप ध्यान देते हैं कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को मारने से पहले बैट को आप पीछे ले जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि किसी भी चीज को हिट करने के लिए हमें अपने आप को मोशन में लाना पड़ता है। सपोज करते हैं कि किसी चीज़ पे हमें फोर्स लगाना है, जैसे कि कोई दरवाज़ा है, उसके ऊपर हमें उसको तोड़ना है, तो क्या वहीं पर दरवाज़ा के पास में खड़ा होकर आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं कि अगर किसी दरवाज़ा को मान लीजिए किसी कारणवश अंदर से लॉक हो गया, उसको तोड़ना है, तो आप क्या करते हैं कि पहले पीछे खसकते हैं और पीछे खसका के अपनी बॉडी को और उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तब जाके वो क्या होता है, उस पर ज़्यादा फोर्स लगता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है, टूट जाता है अंदर से लॉक, और उसके बाद आप एंटर करते हैं। तो कभी आप इस चीज़ पे गौर किए हैं कि आखिर क्यों किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाने के लिए जब मूवमेंट की बात होती है, तो देखिए मोमेंटम जो होता है, कोई भी बॉडी मूवमेंट में होती है उसके बाद ही मोमेंटम होता है, तो ये सब कुछ मोशन में ही होता है। तो कोई भी चीज़ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने अंदर या कि जिस चीज़ से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं उसको मोशन में लाना पड़ता है। रैकेट का मैंने यहाँ पे बात बोला, तो एक टेनिस बॉल को मारना है तो रैकेट को क्या है, पीछे लाना पड़ता है, उसके बाद उस पर मारा जाता है। एक बॉल को मारना होता है, क्रिकेट बॉल को, तो बैट को पहले पीछे लाकर उसको मोशन में लाकर मारते हैं ताकि ज़्यादा फोर्स लगे। क्या आप बैट को, बॉल आया और ऐसे टच किए यहीं से बिना पीछे लाए तो 6 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 6 यानी 4 लगाने के लिए, 6 लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बॉल पर, और उसके लिए हमें बैट को पीछे ले जाना पड़ता है ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, थोड़ा सा उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, ध्यान से सब बातें इमेजिन करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ये मास इनटू वेलोसिटी ये कैसे आता है, ये सब कुछ फोर्स का ही यहाँ पर खेल है। तो आपको देखे थे, एक मैंने बात बताया था पिछले वीडियो में, मान लीजिए कि कोई आपके पास क्या है, एलिफेंट है। क्या है आपके पास? एलिफेंट है। अब एलिफेंट के ऊपर आपको फोर्स लगाना हो, ठीक है, एलिफेंट के ऊपर अगर आपको फोर्स लगाना हो, तो आपको तो पता है एलिफेंट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और एक आपके बगल में छोटा सा क्या हो, ट्रॉली हो, ठीक है, आप एक ट्रॉली ले लीजिए और इसके ऊपर फोर्स लगाना हो, आप इन दोनों में से किसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे? तो आप देख रहे हैं कि एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू ट्रॉली। तो ट्रॉली के कंपैरिजन में एलिफेंट का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एलिफेंट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ट्रॉली के कंपैरिजन में, पोजीशन को चेंज करने के
लिए। यानी कि हमने एक चीज देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने क्या देखा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास देख लिया। इसके बाद एक चीज और देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो होता ही है, तो ये एक मैंने यहाँ पर रिलेशन देखा फोर्स का और मास का। हमने क्या देखा? यहाँ पर एक रिलेशन देख लिया। इसके बाद आपको एक और चीज बताते हैं। एक आपके पास समझ लीजिए कि सामने से कार आ रही है, ठीक है, ये एक कार है, बहुत ही अच्छा कार बनाया हमने। ये सपोज करते हैं कि आपके सामने से क्या है? एक कार आ रही है, ठीक है। आप यहां पर खड़े हैं, ये आप हैं और आप यहां पर थोड़ा सा स्माइल करते हुए खड़े हैं और आपके सामने से क्या आ रहा है? एक साइकिल आ रहा है। एक यहां से ये सपोज करते हैं कि इस तरह से क्या है, एक ये साइकिल है, थोड़ा सा अजीब सा है, इसी से काम चलाना है, ठीक ना। ये साइकिल है, एक साइकिल आ रही है आपकी तरफ। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि इन दोनों से हटकर कहीं जाएं, तो फिर भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कार के आगे आना पसंद करेंगे कि साइकिल के आगे आना पसंद करेंगे। जबकि कार का मास आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और साइकिल के मास के कंपैरिजन में कार का जो मास है बहुत ज़्यादा है। तो आप जो देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि हम कार के आगे आएँ या फिर साइकिल के आगे आएँ, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या चूज करेंगे कि भैया इससे अच्छा है कि कार के आगे आने से अच्छा है कि साइकिल के आगे ही आ जाओ। वैसे तो आना तो दोनों के सामने नहीं चाहिए, जबकि वेलोसिटी दोनों का सेम ही है। दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम है। दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है। जितना स्पीड से साइकिल चल रहा है उतना ही स्पीड से आपकी कार भी चल रही है, लेकिन फिर भी आप क्या ऑप्शन चुनेंगे कि हम साइकिल के आगे ही आएं। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है कार के कंपैरिजन में कम है और वेलोसिटी दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा इससे कम साइकिल से लगेगा। क्यों? क्योंकि मास जो है साइकिल का कार के कंपैरिजन में कम है। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। अब देखिए, मास अगर कार की ज़्यादा है और साइकिल का मास कम है, अब वेलोसिटी दोनों का सेम है, फिर भी आपके ऊपर कम फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास जो होता है कम होता है कार के कंपैरिजन में। तो आपने यहाँ पर इन दोनों रिलेशन से क्या देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि ध्यान से, आपको घबराना नहीं है इसमें। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स जो होता है मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगेगा जब मास ज़्यादा होगा और मास कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। इसका मतलब तो यही होता है कि फोर्स ज़्यादा लगेगा अगर मास ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगेगा अगर मास कम होगा। तो एक रिलेशन आपने यहाँ पर समझ लिया। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, एक हम दूसरा सिचुएशन यहाँ पर लेते हैं। सपोज करते हैं एक हम लोग के पास क्या है? गन है। क्या है? एक आपके पास गन है। थोड़ा अजीब सा ये आपका गन है, ये समझ लेते हैं, ठीक है। और गन के अंदर से एक निकलती है बुलेट। क्या निकलती है? बुलेट निकलती है, ठीक है। ये गन के अंदर से आपका एक बुलेट निकलती है, लेकिन बुलेट की अगर मास देखे तो बुलेट का मास जो होता है इन सब के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा है कि आपकी गोली से अगर बुलेट निकलता है, नहीं सॉरी, आपके बंदूक से अगर कोई बुलेट निकलता है तो उस बुलेट की वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा। अगर आपको इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो मास भले ही इसका कम है इनके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी वेलोसिटी इतना तेज है कि आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा, अगर आप यहाँ पर इसके सामने खड़े हो गए तो फिर आपका जो शक्ल है इस तरह से भी नहीं रह जाएगा अगर आप इसके सामने खड़े हैं तो, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा है कि आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो असहनीय होगा, आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि ज़्यादा फोर्स होगा अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फोर्स कम होगा जब वेलोसिटी कम होगी। तो आपने दो चीज़ देखा, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। अगर मास बहुत है लेकिन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है तो आपके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस देखिए इन दोनों सिचुएशन से हम इस डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। लिख सकते हैं कि नहीं कि फोर्स जो है मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी से भी। यानी कि आपके बॉडी पर मास अगर बढ़ा दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट का और उससे आपके ऊपर मतलब कि मारा जाए, कि मान लीजिए कि एक हाथी लाकर आपके ऊपर मारा जाए, हाथी को दौड़ा के आपके सामने खड़ा करके, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। और यानी अब देखिए हाथी बहुत बड़ी है लेकिन हाथी को ना खड़ा करके बहुत धीरे धीरे चलाया जाए तो आपको चोट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आपके बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों का ज़्यादा होना जरूरी है, तभी आपके बॉडी पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर इसमें से कोई एक भी बढ़ गया, मास ज़्यादा हो गया और वेलोसिटी थोड़ा सा भी रहा तो आपको चोट लगेगा। और वेलोसिटी बहुत तेज हो गया और मास कम है फिर भी आपके बॉडी पर क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी कि फोर्स जो होता है मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और यही जो मास इंटू वेलोसिटी है इसका हम लोग एक अलग नाम देते हैं मोमेंटम। क्या देते हैं इसको? मोमेंटम। तो मोमेंटम इज इक्वल टू, मैंने यहीं पर आपको बताया है कि मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही कहलाता है मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम जो है अगर मास पूरी तरह से जीरो कर दिया जाए, मास को हटा ही दिया जाए, तो इसका मतलब यही है कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है आपके सामने। मास ही जब जीरो है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मोमेंटम भी क्या होगा, कुछ भी नहीं लगने वाला है। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ ही है आपके सामने रख दिया गया है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, वो पत्थर मूव नहीं कर रहा है, उसमें वेलोसिटी ही जीरो है, तो उसके बाद भी आपके ऊपर मोमेंटम जीरो लगेगा। यानी मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और यही होता है मोमेंटम। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि मोमेंटम क्या होता है, कैसे आता है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा। अगर ये कम दोनों हो जाएंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगा। और यही मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? मोमेंटम। मोमेंटम मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर दोनों में से कोई एक भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका मोमेंटम कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। देखते हैं उसको।